हाय एवरीवन, वेलकम टू बोधि संगम पीसीएस। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि साइंस को कैसे प्रिपेयर करना है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, है ना। तो कोई भी सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि प्रीवियस ईयर में उसके कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो उस सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस जानने के बाद दूसरा चीज़ ये होता है कि उसका ब्रेड्थ एंड डेप्थ, कितने अंदर तक पढ़ना है उस चीज़ को, क्या पढ़ना है, क्या इग्नोर करना है और क्या सोर्स फॉलो करने हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ज़्यादा रिवाइज करनी है, क्या चीज़ें कम रिवाइज करनी है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि साइंस को कैसे प्रिपेयर करें यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहले यही जानते हैं कि साइंस से कितने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अपने पास यहाँ पे डेटा है 2023 से 25 तक का, यानी 3 साल का। 3 साल का मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि लास्ट 2 ईयर से जैसे हम देख रहे हैं कि 2024 2025 के प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा ड्रेस्टिक चेंज हुआ है 23 और उससे पहले। यानी कि 24 का पेपर एक वाटर सेट मोमेंट था हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। तो 3 साल का डाटा लिया मैंने। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 23 में उन्होंने 16 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 24 में 23 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 25 में 20 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो मोटा मोटा हम ये मान के चलते हैं कि एवरेज 20 क्वेश्चन अपने साइंस से पूछे जाते हैं, है ना। तो 20 क्वेश्चन है, इसका मतलब कितना नंबर हुआ, 1.33 अपने टोटल नंबर हो गए ऑलमोस्ट तुम्हारे 27 नंबर। ठीक है, तो 27 मार्क्स तो बहुत होते हैं कट ऑफ क्लियर करने के लिए और कट ऑफ से बहुत हाई जाने के लिए। तो वी कैन नॉट इग्नोर दिस सब्जेक्ट एट ऑल, क्योंकि मार्केट में और एस्पिरेंट कम्युनिटी में हम ये देखते हैं कि साइंस को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। वही बायोलॉजी का विटामिन्स पढ़ लेंगे, वही बायोलॉजी का कुछ 2-3 चैप्टर सेल्स वगैरह पढ़ लेंगे, बाकी चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है वो सब चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं। तो अब 20 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप पढ़ाई करते हैं मुश्किल से 8 से 10 क्वेश्चंस के लिए पढ़ते हैं, बाकी के 10 क्वेश्चन तो इग्नोर रहते हैं। वो फंस गए तो फंस गए, जिनका साइंस बैकग्राउंड है कहीं याद आ गया तो कर लिया, नहीं तो वो छोड़ना पड़ता है या फिर वो हमें आराम से माइनस 1 नंबर लेके आते हैं, जिससे हमारा कट ऑफ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस तो देख ली है, अब सबको ही पता है कि साइंस के अंदर अपने फिजिक्स है, बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है। तो इसमें जो पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमें सोर्स कौन सा फॉलो करना है साइंस के लिए, सारे साइंस के सारे पार्ट के लिए, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो जो प्रीलिम्स के लिए जो 2 ही सोर्स हमें फॉलो करने चाहिए वो है, पहला है कि घटना चक्र, दूसरा अपना एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी की बहुत बेसिक रीडिंग्स कहने का पॉइंट है कि इसके डेप्थ में नहीं घुसना है अपन को, बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसको पढ़ना है, जो हमारे घटना चक्र का जो पीवाईक्यू का जो थीम है उससे मैचिंग कर रहा होगा, है ना। तो इसमें मेन चीज़, घटना चक्र पढ़ने से लोग पूछते हैं कि सवाल घटना चक्र एनफ है कि नहीं है। तो इसमें मेरा क्या मानना है, घटना चक्र एनफ तो है, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है इसमें, आपको रटना पड़ेगा ये चीज़, है ना। तो अभी जो टाइम चल रहा है, अभी इस टाइम पे अगर आप चीज़ें रटना स्टार्ट करेंगे तो आप भूल जाएंगे, 1 महीने बाद तुरंत भूल जाएंगे। तो जब जिस सब्जेक्ट से अगर 20 क्वेश्चंस प्लस आ रहे हैं, उसको क्यों रटना है। एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग ली जाए, 10 दिन दिया जाए इसको, 12 दिन दिया जाए, 15 दिन दिया जाए, और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग ली जाए ताकि वो चीज़ें काफ़ी रिटेंशन हाई रहे। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इकॉनमी हो गया, साइंस हो गया, ये सब्जेक्ट्स, जोग्राफ़ी हो गया, ये सब्जेक्ट्स होते हैं जोग्राफी कुछ कंसेप्ट, इनका रिटेंशन काफ़ी हाई रहता है। अनलाइक कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे हिस्ट्री हो गया और अपना मैपिंग टाइप का कुछ हो गया या फिर करंट अफेयर्स हो गया, इनका रिटेंशन स्लो होता है। तो अगर आप इनमें एक बार टाइम दे दिए हैं तो ये इनका जो है काफ़ी लंबे समय तक आप इनको याद रख सकते हैं। तो साइंस को मैं चाहता हूँ कि आप उसी तरीके से प्रिपेयर करें कि एक बार पढ़ लें और दोबारा बस आपको पन्ने पलटने की ज़रूरत पड़े बस। रिसोर्स जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सब्जेक्ट्स को कैसे करना है। तो सबसे पहले साइंस के अंदर हम बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी कैसे करना है, रिसोर्स तो हमें पता है, घटना चक्र, एनसीईआरटी, 2 चीज़ें उठानी है हमें अपन को। एनसीईआरटी कौन से क्लास की, 9th एंड 10th, दैट्स इट। इसका पीडीएफ हम डाल देंगे ग्रुप में। तो ग्रुप में जो है आपको जीसी की पीडीएफ यानी घटना चक्र की पीडीएफ साइंस की, एनसीईआरटी की पीडीएफ, उसके अलावा जो ये स्लाइड्स देख रहे हैं आपकी, इसकी पीडीएफ हम सारी चीज़ें ग्रुप में भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आप जाकर बोधि संगम चैनल जो अपना टेलीग्राम पे है वहाँ पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें बायोलॉजी कैसे प्रिपेयर करनी है। तो कोई सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने के लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि कितने सवाल पूछे गए हैं, उस कितने डेप्थ तक पूछे गए हैं, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन सा टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक बार बार वो रिपीट कर रहे हैं। जैसे बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उन्होंने 10 सवाल पूछे हुए हैं पिछले 3 सालों में। डिजीज़ से भी 6 सवाल पूछे हुए हैं। मिसलेनियस यानी कि जो घटना चक्र, जो लास्ट में एक मिसलेनियस करके चैप्टर होता है, उससे 5 सवाल पूछे हुए हैं। बाकी से अपने एक एक दो दो अपने पूछे हुए हैं। ठीक है, तो एनाटॉमी अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो एनाटॉमी को आप 3 दिन दें, डिजीज़ को ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन दें, इनको अपना एक एक दिन में निपटा सकते हैं। तो टाइम भी अपन को ऐसे ऐसे ही देना होता है, रेदर देन कि आप इक्विवेलेंट दें, क्योंकि अपना वही है कि एफर्ट प्रोपोर्शनल टू आउटकम होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे इस पीडीएफ में मैंने क्या किया हुआ है कि जो घटना चक्र के जो चैप्टर्स हैं उनको एनसीईआरटी के चैप्टर से मैप कर दिया है। आपका आधा काम बहुत आसान कर दिया है कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो कौन सी एनसीईआरटी के चैप्टर्स उठाने हैं। तो पढ़ना कैसे, सबसे पहले हमें 2 बुक्स उठानी है, एनसीईआरटी और घटना चक्र। और एनसीईआरटी और घटना चक्र, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखेंगे पहला चैप्टर घटना चक्र का है सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। इसके अंदर आपने कभी जीसी पहले उठाई हुई है तो देखी होगी, इसके अंदर नॉमेनक्लेचर वगैरह पूछते हैं वो लोग, वो छोटे छोटी चीज़ें होती हैं, उनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है। अगला देखते हैं कि जो मेन है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हो गया। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इसमें जीसी के अंदर पहले उनका एक राइटअप्स होता है, जो ये पीवाईक्यूज जो पूछे गए होते हैं सारे, उनका ये लोग राइटअप देते हैं। पर अब ये राइटअप्स पढ़ करके आप वहाँ के क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन आने वाले जो फ्यूचर में जो क्वेश्चंस हैं वो शायद ना कर पाओ, क्योंकि ये जो राइटअप्स होता है, ये राइटअप वही होता है, जो समरी होती है वही होता है, जो क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन होता है वो लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दे देते हैं। तो हम ये पढ़ते हैं समरी, हमको लगता है कि जो है हमें तो आ गया है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग जाननी पड़ेगी, क्योंकि आपको फ्यूचर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको पीवाईक्यू तो करने ही करने हैं, लेकिन मेन हमारा जो टारगेट है हमारा 2026 का प्रीलिम्स से, रेदर देन 24 का क्वेश्चन, रेदर देन 23 का क्वेश्चन। तो ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जैसे अगर हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये हमने एनसीईआरटी का चैप्टर उठाया, और यहाँ पे एक बेसिक रीडिंग करी। उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकता है समझ में आए, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है समझ में ना आए, मैं मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी एक तो क्लास 10 थोड़ा एक ठीक लेवल की बुक है। यहाँ पे आपको फिर भी एफर्ट तो मारना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग गूगल करिए, आप जीपीटी करिए। एक सॉल्यूशन ये है कि हम लोग जो अपने मेंटरशिप क्लासेज हैं उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से टैकल कर रहे हैं। हम एक मास्टर क्लास ले रहे हैं, उस मास्टर क्लास के अंदर हम एनसीईआरटी को रीडिंग करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, और मैप करके ये दिखा रहे हैं कि कैसे जो है ये चैप्टर इस चैप्टर से रिलेटेड है। इसके अंदर ये पढ़ाने के बाद, ये समझाने के बाद हम उसके जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम उनको लाइव सॉल्व कराते हैं। वो सॉल्व कराने के बाद हम कुछ एमसीक्यूज़ देते हैं जो पीवाईक्यू के थीम के बेसिस पे होते हैं। तो हमारा एक प्रॉपर बोधिसत्व मास्टर क्लास है मेंटरशिप के अंदर, अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपका सारा 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा कि हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको बाकी चैप्टर्स यहाँ पे इस पीडीएफ में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम आपको क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस के अंदर ये आता है। अब इसके अंदर एक कॉलम और है, क्या क्या रिपीटेड थीम्स हैं। ये रिपीटेड थीम्स जैसे इसमें दे दी गई हैं, जैसे पर अगर आप घटना चक्र सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या रिपीटेड थीम्स हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ऐसे अपना ये घटना चक्र 11 चैप्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा इसी का पोर्शन है। 11 चैप्टर्स तक का इस पीडीएफ में मैंने मैप किया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर घटना चक्र के किस किस एनसीईआरटी के चैप्टर से मैप करे हुए हैं, और इसको आपको उसी तरीके से पढ़ना है। एनसीईआरटी उठानी है, उसको इतना इस लेवल पे पढ़ना है कि ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, बस आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग
बन जाए वहाँ से, क्योंकि घटना चक्र, जैसे कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि घटना चक्र जो है ना, उसका जो समरी होता है, वो समरी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होता है। आपको फ्यूचर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, आपको फ्यूचर क्वेश्चन सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपको ये चीज़, आपका आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो, आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, आपको कंसेप्चुअल डेप्थ पता होगी, आपको चीज़ों की जानकारी होगी, रेदर देन पीवाईक्यू के एक्सप्लेनेशन की जानकारी हो, तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, और टाइम के साथ टाइम दे करके पढ़ना ज़रूरी है। ऐसे ही केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में भी यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेटल्स, नॉन मेटल्स, एसिड, बेस, सॉल्ट, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक एक दो दो सवाल पूछे हुए हैं। तो अपना अच्छा खासा टाइम अपना 2 से 3 या 4 दिन दीजिए अपना नॉन मेटल्स, एसिड, बेस, सॉल्ट सॉल्व करने में, पढ़ने में। अपना एक एक दिन या फिर जैसे भी 4-4 घंटे, 5-5 घंटे आप दे सकते हैं बाकी के चैप्टर सॉल्व करने में। यहाँ भी वैसे ही मैंने किया है कि घटना चक्र के जो चैप्टर्स हैं घटना चक्र केमिस्ट्री के, तो वहाँ पे उसके इक्विवेलेंट चैप्टर क्या क्या हैं केमिस्ट्री में, एनसीईआरटी में। पर वही फिर से ध्यान रखने वाली बात यही है कि इसमें एनसीईआरटी को इतना डेप्थ में भी नहीं पढ़ना है कि आप घुस चुके हैं आप साइंटिस्ट बनने के लिए, और इतना बेसिक लेवल पे भी नहीं पढ़ना है कि आप बस ऊपर ऊपर से रीडिंग कर ले रहे हैं। आपको बस वहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है। वो कितनी लेनी है, कैसे लेनी है, वो आपको आएगी घटना चक्र के क्वेश्चंस देखने के बाद, सॉल्व करने के बाद। तो आप एक बार, ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ें हम एक बार पढ़ते हैं, और हमको मिनिमम 3 से 5 बार रिवीजन करना चाहिए किसी चीज़ को याद करने के लिए। आपने एक एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई, सबसे पहला स्टेप ये हुआ था कि आप, होता है कि पहला स्टेप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई, आपको हो सकता है कुछ समझ में ना आए या कुछ कुछ समझ में आए, फिर आपने घटना चक्र उठाया, आपने उसका समरी पढ़ा, आपने उसके फिर क्वेश्चंस लगाए, आपको फिर हिट होने स्टार्ट हो गया। फिर तीसरे में फिर आपने फिर से एनसीईआरटी उठाई, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको फोकस कहाँ करना है ना। अब यहाँ पे ये जो तीसरी रीडिंग होती है, इसमें आपको हिट होना स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से। फिर चौथे में आप एमसीक्यू लगाइए, अलग से जो एमसीक्यू होते हैं कोचिंग के हो गए या किसी टेस्ट सीरीज के हो गए, या घटना चक्र को ही वापस से सॉल्व करिए। फिर आपका अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। 5वीं बार अगर एनसीईआरटी करेंगे तो आप बस पन्ने पलटेंगे, आपको पता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आप बस पन्ने पलट रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे हमें प्रिपेयर करना है। अब इसमें फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में भी यही सेम चीज़ें हैं कि कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा बार पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं डिफेंस के क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं, और ये मोस्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कौन सी एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है, जो रिसेंट ईयर में होती है। न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 4 क्वेश्चन पिछले में, हम 3 साल के डेटा की बात कर रहे हैं। स्पेस हो गया, कंप्यूटर आईटी हो गया, यहाँ से एक एक सवाल, 2-2 सवाल, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, इन सब से एक एक सवाल, 2-2 सवाल पूछे हुए हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का भी सेम प्रोसेस वही, आपको पहले यही करना है कि एनसीईआरटी उठानी है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन देखने हैं, आपको हो सकता है क्वेश्चन समझ में आए। फिर आपको घटना चक्र उठानी है, वहाँ पे समरी पढ़ना है उसका, समरी पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको वापस एनसीईआरटी उठानी है, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट फ्यूचर क्वेश्चन हैं वहाँ पे आप उसको अच्छे से कर पाएँ। और अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि आप शायद बीपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप शायद और एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहाँ से आपका ये जो साइंस का जो पोर्शन है ना, ये हर जगह आता है, सारे एग्ज़ाम्स में आता है। तो आपका एक, ये मान के चलिए आपका एक सॉलिड बेस रेडी हो जाएगा सारे एग्ज़ाम्स के लिए, अगर आप ये कर लेते हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें हम अपने, अगेन मोदी संगम का हमारा मेंटरशिप ग्रुप है, हम मेंटरशिप में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसमें क्लासेस लेते हैं जिसमें हम आपको ये जो आपको सेल्फ स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी की, हम उसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे मास्टर क्लास में, उसमें समझाएंगे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी जल्दी आपको पढ़ना है, कितनी जल्दी आपको नहीं पढ़ना है। तो आप बस, आपका मुश्किल से 15 से 20 मिनट की क्लास में एक चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, कि आपको पता चल जाएगा क्या फोकस करना है, क्या फोकस नहीं करना है। उसके बाद हम आपको वहीं पे जीसी के क्वेश्चंस और जो थीम्स हैं, उस थीम्स के अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, हम आपको एमसीक्यू देंगे, हम आपको
और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराएंगे जो रिपीटेड थीम्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे मेंटरशिप बैच में है। आपको मेंटरशिप के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे आइए, जुड़िए। और ये हमारा चैनल का नाम है बोधि संगम पीसीएस। और कोई क्वेरी हो आपकी तो बोधि संगम ये टेलीग्राम आईडी है हमारी, इस पर मैसेज करिए, ठीक है। तो आपको करना है कैसे भी करके करना है, चाहे आप सेल्फ स्टडी करिए चाहे आप मेंटरशिप करिए। कोई भी डाउट हो, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आपको कोई डाउट आता है साइंस में, आप फ्री हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। बोधि संगम पे आइए, मैसेज करिए, हमें क्वेश्चंस पूछिए। हम इनक्रेज करते हैं अच्छे बच्चों को जो मेहनत करते हैं और रिजल्ट ले आते हैं। तो बस थैंक यू ज्वाइन करने के लिए आप सभी का। ऑल द बेस्ट।